आज हम एग्रोनॉमी के क्लास में हम आपके साथ आगे बढ़ते हुए हम पिछले चैप्टर में जो कि हमने आपको बताया कि नेचुरल डिज़ास्टर या नेचुरल हैज़र्ड के अंतर्गत हम आपको लेकर के चल रहे हैं। कल हमने आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक लिया था एक्सेसिव रेन, और एक्सेसिव रेन के बाद उसमें हमने आपको बताया था फ्लड क्या होता है, फ्लड से होने वाली हानियों के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे फ्लड आने के कारण कौन कौन से हैं। फ्लड आने के कारण कई हैं, जिनमें से कुछ एक हम आपके संग शेयर करेंगे। जैसे कि नंबर 1 है अत्यधिक वर्षा होने के कारण, ये चक्रवात द्वारा, मौसमी तूफान द्वारा, बादल फटने के द्वारा हो सकती है, यानी कि साइक्लोन के थ्रू, डिफरेंट डिस्टर्बेंस के द्वारा ये हमारे उसमें बाढ़ के रूप में आ सकती है। दूसरा, बांध के टूटने या एकाएक पानी के अतिरिक्त निकासी के कारण, बांधों के द्वारा निकासी के कारण बाढ़ आ सकती है। भूकंप के द्वारा आ सकती है। नदियों के उद्गम क्षेत्रों में वनों के विनाश के द्वारा हम बाढ़ को प्रोत्साहित करते हैं। और या तो फिर अत्यधिक नगरीकरण के कारण बाढ़ हमारे एरिया में आती है। दूसरा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं हमारे भारत में, अगर उनकी बात करें तो कई एक क्षेत्र हैं बाढ़ग्रस्त जिसमें कि बाढ़ लगातार आती है। उनमें से नंबर 1 है गंगा की ऊपरी, मध्य और निचली घाटी, यानी कि अपर, लोअर एंड मिडिल वैली ऑफ गैंजीज। उसके बाद मतलब कि ये जो घाटियाँ हैं ये कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के में पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ से अधिक प्रभावित होता है। ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदियों का डेल्टाई क्षेत्र, हिमालय की तलहटी वाला क्षेत्र, ये सब जितने क्षेत्र हैं जहाँ पर ये लगातार बाढ़ आती है और हम इसको भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हम इसको टाल नहीं पाते, और हम इस एरिया में लगातार हम बाढ़ को हम देखते हैं। और इसी के द्वारा, इसी के साथ ही साथ भारत की घाघरा, गंडक, सोन, दामोदर, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नम्रता, ताप्ती आदि नदियाँ अपनी बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। और पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है। अब बाढ़ पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, बाढ़ आती है, ठीक है, हमारे लिए नुकसानदेह है, तो हमारे पास इसका तरीका भी होना चाहिए कि हम इस पर नियंत्रण कैसे पाएँ। तो उसके नियंत्रण के भी बाढ़ के प्रकोप को रोकने तथा उस पर नियंत्रण करने के निम्न उपाय किए जा सकते हैं। जैसे एक है जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए तथा सघन वृक्षारोपण किया जाए। दूसरा, उपयुक्त स्थान पर बांधों का निर्माण किया जाए। तीसरा, छोटी नदियों तथा नालों पर बांध तथा अवरोधक बनाकर उनके जलों को प्रयोग में लाया जाए। चौथा, नदियों के अतिरिक्त जल से निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था की जाए। जल ग्रहण क्षेत्र में अपर्दन रोकने के लिए उपाय किए जाएं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बस्तियां उच्च धरातल पर स्थापित की जाएं। बाढ़ आने के पूर्व सूचना देने के लिए सरकार के द्वारा उचित व्यवस्था की जाए। ये कारण हैं जिनके द्वारा हम बाढ़ को रोक सकते हैं। संक्षेप में अगर हम बात करें, इन शॉर्ट, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिंग, देन द बाढ़ की आपदा किसी क्षेत्र या के पर्यावरण के लिए गंभीर समस्याओं को जन्म देती है, क्योंकि इससे प्राकृतिक क्रियाओं में एकाएक परिवर्तन आ जाता है। बाढ़ के पानी का उचित उपयोग, वृक्षारोपण, नदियों पर छोटे बांध, बाढ़ पर आने की पूर्व सूचना देना आदि उपायों के द्वारा बाढ़ से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 1,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ की एक सीमा तक सुरक्षा व्यवस्था की जा चुकी है। इसके लिए 12,905 किलोमीटर लंबे तटबंध और 25,331 किलोमीटर लंबी नालियां तथा 4,694 गाँव को ऊंचा उठाने का कार्य किया गया है। इन 50 वर्षों में कुल मिलाकर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं सिर्फ बाढ़ से बचाने के लिए। ये डेटा इसलिए आपको दिया गया कि आप इस चीज़ को जानें कि हमारे देश में बाढ़ को बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए अपनी मानव जाति को, अपने
संपदा को बचाने के लिए हम किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बाद आज हम आपके साथ दूसरी चीज़ हम शुरू करेंगे। बाढ़ के बाद दूसरी है सूखा या अनावृष्टि। इसको कहते हैं स्कैंटी रेन और ड्राउट। अनावृष्टि या सूखा का अर्थ यह है कि वर्षा न होना या बहुत कम होना तथा अनियमित मात्रा में होना। वर्षा की कमी तथा अनियमितता के कारण फसलें बहुधा सूख जाती हैं तथा रबी की फसल को बढ़ाने की सुविधा नहीं मिल पाती। सिंचाई विभाग ने उन क्षेत्रों को शुष्क माना जहां वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है और इसमें 75% वर्षा अनेक वर्षों तक प्राप्त नहीं होती। जहां कृषि क्षेत्र में 30% से कम वर्षा से भी कम भाग में सिंचाई की सुविधाएं पाई जाती हैं। भारत में अनावृष्टि या सूखा से प्रभावित क्षेत्र 10 लाख वर्ग किलोमीटर से कुछ अधिक है, यानी कि अच्छा खासा पोर्शन हमारे देश का सूखे से ग्रसित पाया जाता है। तो सूखे का अर्थ क्या है? सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसका संबंध जल वर्षा से है। जहां अधिक वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप होता है, वहीं अल्प या कम वर्षा सूखे का कारण बनती है। सूखे की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण से दी गई, जिसमें से कुछ एक परिभाषा हम आपको बता देते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने सूखे को नमी उपलब्ध न होने के कारण कृषि विनाश का कारण बताया। दूसरा, जल विशेषज्ञों के द्वारा सूखे की स्थिति तब होती है जब भूमिगत जल स्तर अत्यधिक नीचे पहुंच जाता है। तीसरा, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सूखा वर्षा रहित काल होता है। सामान्य रूप से सूखे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वर्षा सामान्य से 25 से 50% कम हो। यदि वर्षा की कमी की मात्रा 50% से अधिक होती है तो भयंकर सूखा माना जाता है या वो सूखे का भयंकर रूप कहा जाता है। अब सूखे से हानियाँ क्या हैं? सूखे से हानि सबक एक ये है कि यदि सूखे का स्वरूप सामान्य होता है तो उसके कुप्रभाव भी सीमित होते हैं, किंतु सूखा के असामान्य होने पर यह अकाल का रूप धारण कर लेता है, फेमाइन हो जाता है। अकाल से मानव, पशु, वनस्पति तथा अन्य संसाधनों की अत्यधिक हानि होती है। आज हम आपको यहाँ पर रोकते हैं। कल हम आपको बताएंगे सूखे का कारण क्या है और कहाँ कहाँ पर यह अकाल की समस्या आती है। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी का कल हम आपको अगली क्लास में इसके आगे के ही इसी चैप्टर में हम आगे आपको लेकर के चलेंगे।